What is art direction? The craft behind the camera. जब पर्दे पर एक कहानी जिंदा होती है, उसकी शुरुआत सिर्फ कैमरे से नहीं, एक ख्याल से होती है। हर शाही महल, हर पुरानी गली, हर घर, हर दीवार और हर छोटी सी चीज एक नई दुनिया रचती है। यही है आर्ट डायरेक्शन, जहां कल्पना को रूप मिलता है और कहानी को एक सोल यानी रूह। क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ सीन नहीं बनते, पूरी दुनिया बसाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम हारिस उमर खान है और मैं बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर का काम करता हूं और पिछले 39 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मैंने किए, काफ़ी काम किया है। तो अगर आपको मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com, आप इस पे जाके जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रोजेक्ट किए, डिटेल्स में है इसमें। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा हमने उसमें ज़्यादा डाला नहीं है एडवर्टाइजिंग में। साथ ही आपको मुझसे अगर कोई सवाल पूछना, मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझे ट्विटर अकाउंट, जो मेरा एक्स अकाउंट है, @HUSDQAN, इस पे आप इसे आप फॉलो करें और मुझसे सवाल जवाब करें, मेरे सेट के बारे में पूछें, मेरे बारे में पूछें, या और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी शिक्षा जो हुई है वो मुंबई में हुई। मैं एज ए डॉक्यूमेंट पास आउट हूँ। साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक है बॉम्बे में, बाईकल्ला में, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट का कोर्स किया है। उसके साथ ही पैरेलल मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने काम सीखा है। हमारे गुरु हैं नीतीश राव, जिनके साथ काफ़ी साल मैंने गुजारा। उसके बाद फिर मैं नितिन देसाई के साथ 3 साल रहा हूँ और यहाँ से मैंने काम सीखा है। तो जो आपने मीटिंग करी है, जो डिस्कशन हुआ है और आपने जो नोट बनाया है, उन सबको अब आप लेके अपनी टीम के साथ बैठिए। आपका जो है, आपने एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर उस पर आपने रिसर्च करी होगी, आपने उस पर सोचा होगा, आपने उस पर समय दिया होगा। अब जो आपने समय दिया है, जो रिसर्च किया है, जो भी आप उस पर बैठ के आपने डिस्कशन किया, आपने फिर जो डिस्कशन हुआ है, जो मीटिंग हुई है, उसके हिसाब से फिर अगर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब आपका जब जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड खुलता जाएगा, क्योंकि माइंड इस तरह से खुलता जाएगा कि आपके सामने वो विजुअल्स आते जाएंगे। क्योंकि पहले क्या था कि आपने जो पहले 2 या 3 बार स्क्रिप्ट पढ़ी, वो आपकी सोच और आपकी विजन था। लेकिन अब जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपका विजन, डायरेक्टर का विजन और सिनेमाटोग्राफर का विजन और इवन बजटिंग को माइंड में रख के आप ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी होगी और आपके माइंड में मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आप अब जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले एपिसोड में क्या कि जो भी आपने मार्किंग करी है, वो सब मार्किंग को अब आप विजुअलाइजेशन में लाइए। विजुअलाइजेशन में लाइए इन द सेंस कि अब आप जो है पेपर पे आप स्केच बनवाइए, फ्लोर प्लान बनवाइए। स्केच है तो आपके हर कैरेक्टर का स्केच जो डिस्कस हुआ है कि रियलिस्टिक लोकेशन है या सेट है, तो आप अगर रियलिस्टिक लोकेशन है तो उसे छोड़ के आप जो भी सेट वगैरह है उसे आप डिसाइड करिए। इन बिटवीन आप एक काम कीजिए कि आप अपने ईपी को या प्रोडक्शन टीम को फोन करिए कि भैया आपकी लोकेशन फाइनल हो चुकी है कि नहीं, जो रियल लोकेशन है। तो वो बताएगा कि नहीं, रियल लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं, या रियल लोकेशन के कुछ रेफरेंस फोटो आए हैं, या रियल लोकेशन हम देखने फला तारीख को जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपना स्केच और फ्लोर प्लान कीजिए। अगर इस रियल लोकेशन का विजिट नहीं हुआ है तो आप अपना जो सेट के है उस पर काम कीजिए। सेट पे आप सबसे पहले तो आप एक विजुअल स्केच बनाइए कि वो सेट दिखेगा कैसे। उसमें आपके 2-3
बार आप बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहली बार आपका बने, क्योंकि बनाने वाला आपका जो है सेट डिजाइनर है, वो भी उसे भी आपका जो विजन है वो समझ में आना चाहिए। तो आप कभी भी ये मत कीजिए कि उसे बता दीजिए कि भैया तू घर से बना के ला। नो, आप उसको अपने ऑफिस में बिठाइए या अपने घर पे बिठाइए और उसको बोलिए कि भैया ये स्केच बनाता, वो जैसे जैसे बनाता जाएगा पेंसिल स्केच आपको दिखाता जाएगा। तो आप वो देखिए और जो फाइनल है उसको फाइनल करते जाइए। आपकी अगर विजुअलाइजेशन जो है पूरी फिल्म का फाइनल हुआ है, समझिए 4 सेट लग रहे हैं या 6 सेट लग रहे हैं, आपने 6 सेट की विजुअल स्केच आपने पेंसिल स्केच बना ली है, आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं उससे, तब आप उसको डायरेक्टर को शेयर कीजिए मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे, और उसने वो आपको करेगा कि हाँ सर, ये इसमें यहाँ पे ये कुर्सी यहाँ कर दीजिए, या ये दरवाजा मैं ये सोच रहा हूँ मेरा शॉट यहाँ से ऐसा है। तो उस जो सजेशन आ रहे हैं डायरेक्टर की तरफ से, उसके बाद आप उसको सिनेमेटोग्राफर को शेयर कीजिए। सिनेमेटोग्राफर जब देखेगा तो उसका सजेशन अपना कुछ खुद आएगा, और उन सजेशन जो दोनों के सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर आप विजुअलाइजेशन जो है बनाइए, फाइनल कीजिए और फिर आप शेयर कीजिए कि सर ये पहले का था और ये अभी ये चेंजेस के साथ है। उनका अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि जब आप सेट पे जाएंगे तो उनके माइंड में ये रहेगा कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ उपलब्ध रहेगी। अब जब आपका विजुअलाइजेशन हो गया तो आप फ्लोर प्लान बनाइए। आजकल फ्लोर प्लान के ऐप भी हैं बहुत सारे, आप फ्लोर प्लान ऐप पे बना सकते हैं, या फिर आप किसी ग्राफिक वालों को बिठा के या फिर डॉक्यूमेंट को बिठा के उससे आप कर सकते हैं। फ्लोर प्लान में आप एंट्री एग्जिट जरूर मेंशन कीजिए, विंडोज जरूर मेंशन कीजिए, थोड़ा सा उसका बाहर का एरिया कि भाई ये स्पेस है बाहर में, क्योंकि रन आउट सेट ना हो, दरवाजा खुले तो बाहर पीछे कुछ ना कुछ रहना चाहिए आपका सेट का एलिमेंट, जिससे कि सेट रन आउट ना हो। बाहर खुलने के बाद आप सामने वाले गली का अगर है तो एक छोटा सा पाथवे, आगे गली की कोई बालकनी दिख रही है, कोई खंबा लगा हुआ है, कोई दरवाजा है या कोई वॉल है, तो ये भी आप उसमें फ्लोर प्लान में इनकॉर्पोरेट करें। और जो फ्लोर प्लान है उसमें आप एलिवेशन जब बनाएंगे तो एलिवेशन में आप जो है उसमें विंडोज आपकी फ्रेमिंग, कहाँ पे आपकी फ्रेम लग रही है, कहाँ पे आपकी हैंगर आ रहे हैं, कहाँ पे आपका लाइट सोर्स आ रहा है, दरवाजे पे पेलमेट है कि नहीं है, विंडो पे पेलमेट है कि नहीं है, विंडो में ग्रिल है या फिर स्लाइडिंग है, ये सब आप मेंशन कीजिए। और जब आपका फ्लोर प्लान फाइनल करने के लिए भेजिए, फ्लोर प्लान में अगर ऐप बेस है तो आप ऐप बेस फाइल भेजिए, जिससे कि वो ऐप बेस पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि वो आपको रन थ्रू करके देगा। चाहे सिनेमाटोग्राफर को या डायरेक्टर को, उन्हें बोले कि सर ये ऐप आप डाल लीजिए, और तो उससे आपको करेक्ट आइडिया लग जाएगा। तो जब वो ऐप में देखेंगे उनके समझ में आएगा, उसके बाद भी वो आपको चेंजेस बोलेंगे कि नहीं मैंने वो स्केच में सोचा था कि कुर्सियाँ आ रही है, लेकिन प्लान में मुझे लग रहा है कि स्पेस कम है, यहाँ से मुझे कैमरा ट्रॉली करने में जगह नहीं है, तो आप इस काम करो, कुर्सी को वहाँ कर ले जाओ, ये इस टेबल को, स्टडी टेबल को यहाँ ले जाओ, या अलमीरा को यहाँ ले जाओ, या सोफे को शिफ्ट करो। तो जब आपका ऐप बेस सजेशन आ जाता है, अपना प्लान बेस फ्लोर प्लान बेस्ड सजेशन आ जाता है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। अब उसका जो है आप फिर से एक पेंसिल स्केच विजुअल बनाइए, सभी कुछ दिखने वाला, जिसमें कि पीछे फ्रेम दिख रही है, विंडो जो है फाइनल हुई है, ग्रिल फाइनल हुई तो ग्रिल दिख रही है या स्लाइडिंग दिख रही है, ये विजुअल फाइनल करके फिर आप उनसे शेयर कीजिए और उनको भेजिए कि सर ये फाइनल लुक है हमारा जो आपका साथ डिस्कशन हुआ है। तो वो आपको दोनों जन ग्रुप, क्योंकि आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप बना के उसमें बात कर रहे हैं, तो आपके ग्रुप में फाइनल वो हो जाएगा। और अब उसके बाद आप इसकी जो है वॉल की टेक्सचर पे बात कीजिए। टेक्सचर में कहीं पे अगर स्टोन है या कहीं पे वुडन पैनल लगे हुए हैं या फिर कहीं पे वॉलपेपर लगा हुआ है या फिर पेंट है, तो ये फाइनल होने के साथ इसमें आपको पर्सनली अपने किसी असिस्टेंट को या अपने एसोसिएट को या अपने आर्ट डायरेक्टर को
टेक्सचर के साथ, टेक्सचर के जो कैटलॉग होते हैं उनके साथ उसे भेजना पड़ेगा डायरेक्टर के पास, डीओपी के पास, अगर वॉलपेपर है या वुडन पैनल है या फिर स्टोन है, क्योंकि वो टेक्सचर आपको उनसे अप्रूवल लेके फिर उस टेक्सचर को आप अपने विजुअलाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कीजिए और फिर दोबारा विजुअलाइजेशन बनाइए, एलिवेशन बनाइए। इसमें चारों जो वॉल आपकी चारों है तो चारों वॉल का एलिवेशन बनेगा, फ्लोर का एलिवेशन बनेगा, सीलिंग का अपना आपका एलिवेशन बनेगी। वहाँ पे वुडन कैची जा रही है, वुडन फ्रेम है या फ्लैट सीलिंग है तो वहाँ पे लाइट सोर्स क्या है। तो ये डिजाइनिंग में जो आपका काम है, ये डिजाइनिंग में लेवल पे ही आपका जो विजन है वो ऑलमोस्ट 80% फाइनल हो जाता है। अब जब आपका टेक्सचर भी आप फाइनल होके आ गया है और अपने ग्रुप में उस टेक्सचर का फोटो ये नंबर के साथ, कैटलॉग का नेम और नंबर के साथ डाल दीजिए कि सर ये फाइनल हुआ है। तो अगर उसके बाद भी कुछ डिफरेंशिएशन रहता है दोनों तीनों जन के ओपिनियन में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आगे जाके जब क्या होता है कि जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो आपके पास सब फाइनल है, लेकिन अगर तब तक डायरेक्टर को लगा कि इस बीच 1 महीना 15 दिन या 20 दिन गुजर चुका होता कि नहीं यार ये टेक्सचर अच्छा नहीं लगेगा, तो ही गॉट टाइम टू चेंज इट, और वो आपको फिर कैटलॉग के साथ बुलाएगा और फिर वो चेंज करेगा, फिर आप उसको ग्रुप में डालिए। ये आप फाइनल कीजिए। इसके बाद आप कलर स्कीम, कलर टोन फाइनल करेंगे। कलर टोन आप अगेन मैं बोलूँगा कैटलॉग के साथ भेजिए, क्योंकि मोबाइल में कलर स्कीम हमेशा चेंज होती रहती है बैटरी परसेंटेज के हिसाब से, और उसका रिजोल्यूशन चेंज होते जाता है, तो कलर का जो शेड है वो चेंज होते जाता है। इसीलिए आप जो है कलर शेड का शेड कार्ड भेजिए और उसका फोटो नंबर लेके उसको आप ग्रुप में डालिए सर ये कैटलॉग का कलर शेड का कैटलॉग जो है उससे ये वाला शेड फाइनल हुआ है, और ये आपका वॉल रहेगी, ये डैडो रहेगा, और ये आपका जो है विंडो की फ्रेम रहेगी, ये दरवाजे की फ्रेम रहेगी, ये विंडो के शटर्स के कलर रहेंगे। तो ये जो फाइनल होता है, इसके बाद आप अगेन वही मैं प्रोसेस कीजिए कि आप अगेन फिर उस जो फाइनल हुआ है कैटलॉग का उसका फोटो आप शेयर करिए और फिर आप विजुअल बनाइए। अब ये जो विजुअल बना है आपका फाइनल कलर शेड के साथ, टेक्सचर के साथ हुआ है, ये भी एक आप उस पर डाल दीजिए। अब इसके बाद आप फैब्रिक पे आइए, कर्टन पे आइए। कर्टन में भी सबसे पहले टेक्सचर देखिए, टेक्सचर के बाद डिज़ाइन, उसका पैटर्न समझिए, और उस पर नॉर्मली सजेस्ट ये मैं करूँगा कि आप जो है चेक्स, बारीक चेक्स अवॉइड करें, शाइन अवॉइड करें कपड़े पे, क्योंकि ये जो है ये ग्लिटर करता है कैमरे में। जो भी कैमरा है आज की डेट में डिजिटल कैमरे हैं, इस पर ये ग्लिटर करता है। तो आप जितना हो सकता है छोटे स्केच आप अवॉइड करिए कर्टन में, और शाइन अवॉइड कीजिए। तो इसमें इसी के साथ साथ अगर आप बेडरूम में कर रहे हैं तो आपकी बेडशीट का कलर फाइनल कर लीजिए, बेड कवर का फाइनल कर लीजिए, कि ब्लैंकेट या जो है जो भी आप ओढ़ने के लिए सर्दियों में दे सकते हैं, उन चीज़ों का आप कलर स्कीम, फ्लावर, अपना पैटर्न और फिजिकल अगर आपके पास उसका फिजिकल आपके पास अगर उसका सैंपल है तो वो आप अपने साथ आप अटैच करिए और आशीष डायरेक्टर को भेजिए या खुद भेजिए और जाइए, उसे समझिए और जो फाइनल होता है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। इसमें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पूरी फिल्म में कई सीन्स होती हैं और कई सीन्स में कई बार कैरेक्टर उस बेडरूम में आता है या उस बेडरूम के बाहर निकलता है। तो ध्यान ये रखिए कि अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो वो सीन में उस बेडशीट का कलर, बेडशीट चेंज होगी, बेड कवर वही रह सकते हैं, बट बेडशीट और पिल्लो तो जरूर चेंज होएगा हर सीन के हिसाब से, अगर कंटिन्यूटी में नहीं है। कंटिन्यूटी इन द सेंस यहाँ पे कंटिन्यूटी को इससे बोलते हैं कि आपकी जो पिछली सीन जो चल रही थी उसके बाद वो इमीडिएट जो सीन आती है, तो कभी कभी इन दोनों सीन के बीच में टाइम कोलैप्स होता है और कभी कभी कंटिन्यूटी होती है कि वहां से निकला, दोबारा बाहर गया, फिर वापस रिटर्न आ गया बेडरूम में। ये कंटिन्यूटी सीन, इसमें सेम बेडशीट रहेगी, लेकिन अभी वो निकला और चला गया और शाम को आया तो शाम को बेडशीट चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप बेडशीट चेंज करें और उस हिसाब से आप काउंट करिए कि भैया पूरी फिल्म में 4 बेडशीट लग रही है, 6 बेडशीट लग रही है, और 6 बेडशीट का कलर और टेक्सचर और फैब्रिक ये अप्रूव करा के आप रखिए।
इसमें पिल्लो भी है, आपका बेड कवर भी चेंज होएगा कई बार बीच में, क्योंकि टाइम लैप्स अगर लंबा है 6 महीने का है या साल भर का है तो आपका बेड कवर भी चेंज होएगा और ब्लैंकेट भी चेंज होएगी। तो ये आप ध्यान रखिए। सोफा, ऐसे ही सोफा कवर है, सोफा कवर का आपने टेक्सचर और कपड़ा फाइनल करा लिया है, लेकिन सोफा कवर में भी अगर टाइम लैप्स है 3 महीना या 6 महीना तो सोफा कवर भी आप लिबर्टी ले सकते हैं चेंज करने का। उसमें कुशन कवर चेंज होंगे, कुशन के कवर चेंज होंगे, पर्दे के कपड़े चेंज हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आप फाइनल करिए और उसे क्योंकि अब आप जो है अगर खरीद नहीं सकते हैं तो उस सैंपल को दुकान वाले को बोलिए कि स्टैंड बाय रख भाई, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए मैं आके लेके जाऊंगा। आपको इतना दुकान जो भी आपका वेंडर है आपके उतना कनेक्शन आपका होना चाहिए कि अगर आप जो उस वेंडर से कुछ भी सामान हमेशा ले रहे हैं तो वो आपका जो अप्रूवल हुआ है सामान वो एक साइड में रख के स्टैंड बाय में रखे और वो आपसे पूछे बेचने से पहले कि सर मेरे पास कस्टमर आया, आप खरीदने वाले हैं कि नहीं होने वाले। तो इससे क्या होगा कि आप का रेपुटेशन और आपका जो कनेक्शन है वेंडर के साथ उसका फायदा उठाइए और उन चीज़ों को आप रखिए, क्योंकि इसके बाद आप जब बजटिंग करेंगे तब बजटिंग करने के देने के बाद ही आपको फंड आएगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ डिज़ाइन हो गई, मटेरियल सैंपल्स आपके पास हो गए, कलर सेट कार्ड फाइनल हो चुका है, आपका हैंड स्केच बन चुका है, विजुअल पूरा बन चुका है, और अगर बजट है तो आप एक 3D बना सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो 3D अवॉइड करिए, क्योंकि 3D थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसीलिए विजुअल अगर आपके पास कोई अच्छा आर्टिस्ट है, इलस्ट्रेटर है, तो उससे हाथ से विजुअल बनाइए, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, जो लुक है वो समझ में आता है, बस उसका प्रोस्पेक्टिव जो है वो सही होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो लड़के आ रहे हैं, जो इलस्ट्रेटर आ रहे हैं, उनमें उनका प्रपोर्शन गलत होता है, प्रोस्पेक्टिव गलत होता है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर आप ध्यान रखिए कि प्रोस्पेक्टिव और जो उसका प्रपोर्शन है वो सही बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग के लिए और अपना आपका जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए। अब आप जब आपका डिज़ाइन और स्केच मेरे हिसाब से काफ़ी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, आपके रेफरेंस भी आ चुके हैं कपड़े के और पर्दे के, और जो भी मटेरियल है आप यूज़ करने वाले हैं, लेदर है तो लेदर, कपड़ा है तो कपड़ा, पर्दे के आपके, और जो इसमें फ्लोरिंग के भी आप इसी वक्त फाइनल करा लीजिए कि अगर फ्लोरिंग पे वुडन पट्टी जा रही है, वुडन पैनल जा रहा है, या लिनोनियम जा रहा है, या मार्बल का लिनोनियम जा रहा है, तो कारपेट कैसा रहेगा, फ्लोर में डोरमेट कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें जो है आप इस वक्त फाइनल करा लीजिए। अगर सैंपल मिल सके तो सैंपल पे, नहीं तो उसके फोटो से। और आपको लिनोनियम का तो, रबर शीट का तो, फ्लोरिंग का सैंपल कैटलॉग मिल जाता है। कारपेट का भी अगर प्लेन कारपेट है तो उसके मिल जाते हैं, लेकिन अगर प्रिंटेड कारपेट है या हैंडमेड कारपेट है तो उसके आपको सैंपल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जो जिसके सैंपल नहीं मिल रहे उसके आप वाइड फोटो लीजिए पूरा, जिसमें पूरा कारपेट दिखे, कॉर्नर पर लीजिए, पूरे कारपेट का फोटो लीजिए और कोशिश ये करिए कि वहाँ पे किसी को खड़ा कर दीजिए, अपने किसी असिस्टेंट को, जिससे कि आप जब फोटो देखेंगे तो आपको प्रोपोर्शन वाइज उसकी साइज पता चल जाएगी, या डायरेक्टर को इमेजिन हो जाएगा कि भैया ये बंदा यहाँ खड़ा है तो कारपेट का कितना एरिया दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है फोटो लेते वक्त भी आप ध्यान रखिए। अगर आप किसी साइट का फोटो ले रहे हैं तो जरूर, हम लोग तो एक पहले फोल्डेबल स्केल आती थी वुडन, हम उसे लेके चलते थे, लेकिन फिर हमारे गुरु ने, जो हमारे नीतीश दादा थे, उन्होंने एक बार हमें आगरा में डांटा और बोला कि गाली देके कि साला तू उधर खड़ा हो, तेरा हाइट क्या है, ज़्यादा 6 फीट है, ठीक है, तो तेरे को फोटो निकालेगा तो तेरे को मालूम है ना 6 फीट में इतना दिख रहा है, बाकी उससे ऐड कर लो। तो उसी हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी रियल फोटो लोकेशन का फोटो निकालें तो अपने किसी बंदे को खड़ा कर दीजिए, फोटो उसके टच करके, स्ट्रक्चर के साथ टच करके, तो इससे आपका उसको आगे मत खड़ा करिएगा, तो आगे खड़ा करने से हाइट मेजर नहीं होगी। अगर आप उसको टच करके, स्ट्रक्चर की वॉल के साथ टच करके खड़ा करेंगे तो वॉल की हाइट और विड्थ आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरीके से कारपेट पे भी आप खड़ा करके फोटो निकालिए। अगर आपका कोई फिक्सर है, जैसे कि अलमीरा है, तो अलमीरा के बगल में आप खड़ा कर दीजिए अपने बंदे को। कोई टेबल लैंप है तो वहाँ पे हाथ अपना खड़ा कर दीजिए, तो आपकी हाथ की हाइट के हिसाब से टेबल लैंप की साइज पता चल जाती है। अब जब आपका इतना फाइनल हो चुका है तो आप अब फिक्सर पे चाहिए। फिक्सर में वो आपके जो फ्लोर पे रहेंगे फिक्सर,
सोफा हो गए, अलमीरा हो गए, साइड बोर्ड हो गए, या फिर साइड स्टडी टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, ये सब चीज़ों का भी आप 3-3 ऑप्शन, 4-4 ऑप्शन फोटो निकालिए, अगेन अपने बंदे को खड़ा करके, और उन फोटो पे आप अप्रूवल लेते जाइए प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा टेक्सचर का और इसका फर्क नहीं पड़ता, बस वो कलर स्कीम से ज़्यादा वो फाइनल हो जाता है, क्योंकि आपका ओवरऑल कलर में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देखना पड़ता है। तो आपका फिक्सर के फोटोग्राफ हो गए, आप लाइट सोर्स के जो भी आप लगाने वाले हैं, अगर कॉर्नर लैंप है या फिर वॉल लैंप है, झूमर है या स्टडी लैंप है या पेडेस्टल लैंप है या साइड लैंप है, तो स्टडी टेबल लैंप है, तो इन सब के आप 2-2, 3-3 ऑप्शन फोटो निकालिए और उन्हें अपने कैटलॉग और प्रेजेंटेशन में शामिल कीजिए। क्योंकि ये जब आप कर रहे हैं सब, तो साथ में आप वॉल पे बहुत सारे आजकल नए आए हैं कि वॉल पे पेंटिंग दी जाती है। पहले हम लोग म्यूरल करते थे, अब वो वॉल पे अच्छी, कभी कहीं पे किसी जंगल की फोटो है, पेंटिंग बनवा ली है म्यूरल आर्टिस्ट से, या कहीं पे किसी 1-2 फूल की पत्ती की बना दी है, या फिर कहीं पे आपने आजकल जो वॉल ट्रीटमेंट आ रहा है कि आपने बटरफ्लाइज के पूरा वो बना दिया, बंच लगा दिया, उनका एक ग्रुप बना के फोटो पे लगा दिया जो बॉल को ब्रेक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आप, इनका भी फोटो आप लेके रखिए, इनके भी रेफरेंस आप बनाइए और इनके भी रेफरेंस आप अटैच करिए। और ये सब जो आप कर रहे हैं, अब इसके बाद ये प्रेजेंटेशन तो आपका ये सब सेपरेट अलग अलग पेज पे है। आप उन्हें इन सब से पहले, मेरे हिसाब से मैं इमेजिन ये करूँगा कि आपने इन सब से पहले एक प्रॉप लिस्ट बना ली होगी, सीन वाइज लिस्ट, जिसमें जो है कि आपका रहता है कि इसमें जो आपने प्रॉप लिस्ट बना रखी है, इन सब में मैं जहाँ तक मैंने पहले मेंशन करना भूल गया, तो सबसे पहले आपका डायरेक्शन के बाद, निकलने के बाद आपका जो एक्शन रहेगा वो आपका रहेगा कि जो प्रॉप लिस्ट बनाना, जिसमें आपका मास्टर शीट जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मैं यहाँ पे आपको एक नई जो मास्टर लिस्ट है उसका आपको एक फोटो में दिखा रहा हूँ। तो इस मास्टर लिस्ट में आप देखेंगे तो सीन नंबर रहेगा सबसे पहले, उसके बाद आपका लोकेशन रहेगा, फिर वो उसके आगे आपका कॉलम रहेगा सेट या लोकेशन रहेगा, फिर डे या नाइट का रहेगा, सीन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रॉप्स जो है उस सीन में क्या है आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से प्रॉप लिख लीजिए। उसके बाद एक्शन प्रॉप क्या है, एक्शन प्रॉप में आप उसका नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका वहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर की, तो वो भी आप एक कॉलम बना के रखिए। और उसमें ग्राफिक की तरफ से आपको क्या काम कराना है, फ्लेक्स बनवाना है या फिर या करना है वो करना है, वो भी आप नोट कर लीजिए। सीन नंबर के साथ साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जब आप ये पढ़ेंगे आप इसको, क्योंकि इसमें क्या होएगा कि सीन नंबर 10 ले लीजिए और सीन नंबर 15 और सीन नंबर 20 ये एक ही लोकेशन में बेडरूम में है, तो बेडरूम की जो सीन है सब एक साथ आ जाएगी। अब लेकिन इसमें टाइम लैप्स, और जैसे मैंने आगे पहले कहा था कि कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पे 3 बेडशीट लग रही, तो मेंशन कर लीजिए, क्योंकि इसी में एक कॉलम रहेगा परचेज और या रेंट, तो उस परचेज और रेंट में आप ये लिखते जाइए कि यहाँ पे 3 बेडशीट लग रही है मुझे या 2 बेडशीट लग रही है। तो इससे आपका जो एक ये चार्ट बना हुआ है इसमें आप पूरा क्लियर हो जाता है। और चार्ट पे आप मेहनत जरूर करिए, क्योंकि चार्ट में जितना डिटेल डालेंगे वो रखिए। इन सब के बाद मैं अपना एक ट्रीटमेंट नोट बनाता हूँ कि मैं इस सीन को, ये ट्रीटमेंट मेरा जो है एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, ये मैं ट्रीटमेंट सोच रहा हूँ। और उस ट्रीटमेंट नोट में से अगेन सीन नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, हर चीज़ रहेगी। उसमें इवन मेरी तरफ से बजट भी, प्रपोज बजट भी रहेगा कि अब अप्रॉक्सीमेटली मेरा इतना बजट जा रहा है सेटअप पे, एक इतना बजट जा रहा है शूटिंग के दौरान, और इतना बजट जा रहा है डिसमेंटल पे। तो ये मेरा ट्रीटमेंट नोट हो गया। इससे ट्रीटमेंट नोट से ये हो जाता है कि मेरा जो टीम है, मेरी टीम पूरी एक पेज पे आ जाती है, हम सब को पता है कि क्या होने वाला है। अब आप मूड बोर्ड भी, अब जब आपका ट्रीटमेंट हो गया तो आपका मूड बोर्ड बनना चाहिए। अब जो आपने पहले मूड बोर्ड बनाया था, उसके बाद ये आपका ये जो मूड बोर्ड बन रहा है,
इसमें जो भी रेफरेंसिंग होगी, जो भी आपने अभी तक काम किया है, वो विजन के हिसाब से रेफरेंस होगी, और उन सब को आप सीन वाइज या लोकेशन वाइज मूड बोर्ड में आप डाल सकते हैं। मूड बोर्ड में आप हर चीज डालेंगे, मतलब लोकेशन का विजुअल तो रहेगा ही रहेगा, प्रॉप्स के भी रेफरेंस फोटो रहेंगे, कर्टन के भी रेफरेंस फोटो रहेंगे, हर चीज जो आपने पहले ऊपर फाइनल किया है उन सब का रेफरेंस फोटो आपका मूड बोर्ड में रहेगा। और कैटलॉग है तो कैटलॉग का नाम और उसका जो अपना नंबर फाइनल हुआ है उसका भी मेंशन करेंगे। मूड बोर्ड में नीचे आप पूरी एक स्ट्रिप कलर पैलेट की दीजिए कि कलर पैलेट ये रहेगा। ये मेरा डेकोर का आइडिया है, यहाँ पे मैं अगर कपड़ा लटका रहा हूँ तो ये ऐसा लटकेगा, उसका आप रेफरेंस निकालिए। हर चीज हर डिटेल में आप मूड बोर्ड पूरा बनाएंगे। और उस मूड बोर्ड में, क्योंकि ये मूड बोर्ड ही आपको गाइड करता है, नॉर्मली 3 पेपर आपको आगे जाके गाइड करेंगे। एक तो आपका ऊपर जो प्रॉप लिस्ट कॉल्स है वो बना हुआ है सीन वाइज, उसके बाद ट्रीटमेंट नोट और ये मूड बोर्ड। क्योंकि ये मूड बोर्ड हो गया, अब अगर बजट परमिट करता है, मतलब आप इसमें जब फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको डायरेक्टर पूछ सकता है, यार सिनेमेटोग्राफर बोल सकता है कि दादा एक हम लोग मॉडल बनाते हैं, मॉडल मतलब मिनिएचर बन जाएगा, तो आप उस मिनिएचर को भी बनाइए। लेकिन मिनिएचर में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें स्केल वाइज नहीं बन पाती है। जैसे कि अगर एक आप वॉल क्लॉक लगाएंगे तो उतनी छोटी वॉल क्लॉक आप मिनिएचर में कहाँ बना पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा मिनिएचर आपको एक स्पेस गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो मेन गाइडेंस रहेगा कॉल शीट, अपना टॉप लिस्ट, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट नोट और ये मूड बोर्ड। तो ये चीजें आप जब बना लेंगे तो इसके आगे वाले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके आगे का प्रोसेस, और उसके आगे के प्रोसेस में हम एपिसोड में बात करेंगे बजटिंग का। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जुड़े रहिए, देखिए और मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो भी एक्सपीरियंस है और मेरा काम करने का तरीका है। नॉर्मली सभी इस हिसाब से काम करते हैं। तो जैसा कि समय आ गया है मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो मैं यहाँ पे मेरी एक फिल्म आई थी मोड़, रणविजय सिंघा के साथ, नागेश कुकनूर की फिल्म है। इसमें मैंने हर चीज़ फाइनल कर दी थी, डिज़ाइन से लेके रेफरेंस मूड बोर्ड हर चीज़ बन चुका था, प्रॉप का शो एंड टेल भी हो गया था, पूरी फिल्म की प्रॉप एंड शो एंड टेल हो गया था। तो मेरा तरीका ये रहता है कि मैं प्रॉप शो एंड टेल हफ्ते पर पहले 10 दिन पहले करके फिर आराम से रिलैक्स में शूटिंग के दौरान फ्रेम देखता हूँ, और अगर कुछ कमी लग रही है तो मैं एडजस्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता, मैं आराम से बैठ के खाली शूट इंजॉय करता हूँ। तो इसी दौरान जहाँ पे रणवीर सिंघा को ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनमें नागेश सर ने एक सीन ऐड करी कि उसका जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है तो उसका क्लोजअप जाएगा टीथ का। तब जब टीथ का क्लोजअप जाएगा तो डॉक्टर नॉर्मली जो है जब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो टीथ गार्ड देते हैं। टीथ गार्ड जो है एक बहुत सस्ता सा आता है जिसमें प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन उसमें आपके जो टीथ गम्स हैं वो इंजर्ड होने का चांसेस रहता है। तो नागेश सर ने मुझे रिक्वेस्ट करी, बुलाया, बोला यार उमर, आई फॉरगॉट टू टेल यू बट आई नीड ए टीथ गार्ड ऑफ रबड़, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो ऊटी में हम शूट कर रहे थे। अब ऊटी में तो पूरा हमने ढूंढ लिया, ऊटी में किसी डेंटिस्ट के पास ये टीथ गार्ड था नहीं, तो हमने फिर अपने जो कनेक्शन कोयम्बटूर में थे, कोयम्बटूर में नागेश सर के भी फ्रेंड लोग रहते थे, हम सब ने मतलब कोशिश करी। तो वहाँ पे भी कोयम्बटूर में भी किसी शॉप में रबड़ का टीथ गार्ड नहीं था। तो फिर मैं कोटागिरी में गया। कोटागिरी में वहाँ पे एक मेडिकल शॉप वाले ने मैसूर में किसी से बात करी, शॉप वाले से, तो मैसूर में शॉप में थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं मैसूर जाऊँ और उस टीथ गार्ड को लेके आऊँ। तो मैंने फिर मेडिकल शॉप वाले को पूछा, भैया आप इमरजेंसी में कैसे मंगाते हैं? तो उसने कहा कि सर हम वहाँ के बस ड्राइवर तक डिलीवरी करा देते हैं सामान की, और बस ड्राइवर यहाँ ऊटी लेके आता है, हम उससे ले लेते हैं। तो मैं फिर ऊटी बस स्टैंड पे आया और मैंने वहाँ के ऑफिसर से बात करी कि मैसूर से कौन सी बस आ रही, तो उसने मुझे नंबर दिया
और ड्राइवर का नंबर दिया और मैंने फिर ड्राइवर से बात करी। मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया मेरा ये एक सामान है, मेडिकल सामान है, आप लाएंगे? तो बोला सर ले आऊँगा अगर आप मेरे पास इस समय तक पहुँचा देते हैं। फिर मैंने उस मेडिकल शॉप में बोली और उसके बंदे को मैंने बोला भाई इतना पैसा दूंगा, आप जल्दी से जाके इस बस को दे दो। और उसने वो बस ड्राइवर तक पहुँचाई और उसके बाद लेट नाइट मेरे पास मैसूर अपना ऊटी में टीन गार्ड आ गया और मैं सुबह जाके मैंने बस स्टैंड ऑफिसर से वो ले लिया। तो ये भी जो है प्रयास है, जो मेरा एक्शन रहा, ये भी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं समय कैसे बचाऊं। और इतनी दूर से भी मैंने सामान मंगाया और शूट हुआ। तो ये चीज़ें जो है ये आप अपने दिमाग में रखिए और इसको जो है हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जितना स्मार्ट होंगे उतना आपको आसानी होती है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ये जो श्रृंखला चल रही है इसे देखते रहिए। आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए ज़्यादा तो मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com। इस पे आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पता कर सकते हैं। और आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे बातें करनी है तो मेरा ट्विटर अकाउंट है @HUSDQAN। इस पे आप फॉलो कीजिए और मुझसे अपना क्वेश्चन पूछिए, मुझे बातें करिए, मेरी फिल्मों के बारे में बातें करिए। और जिन लोगों को मुझसे मिलना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या परस्यू कर रहे हैं ये भी लिखिए। तो मैं आप लोगों से अगर उस शहर से गुजर रहा हूँ या उस शहर के पास गुजर रहा हूँ तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा और मैं मिलूँगा आपसे। तो आज का जो टास्क है वो ये रहेगा कि आपको मुझे ये बताना है कि मेरी एक फिल्म आई थी मिस्टर कुलदीप पटवाल, आई डिडंट डू इट। ये फिल्म आप देखिए और मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में किस प्रदेश की शायरी की बात हो रही है। और अगर जो ज़्यादा स्मार्ट होंगे वो ये भी बता पाएंगे कि ये जो कहानी है वो किससे लेकर कही गई है। और जो जवाब मेरा रहा, पिछले जो कोई सवाल पूछा था पिछले एपिसोड में कि कौन सी फिल्म कला के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो मैं कहना यहाँ चाहूँगा कि हर चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपके पास क्या सोर्सेस हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो मुगल आजम के सेट सबसे अच्छे थे। उसको जो प्रभावित करते थे, उसके बाद जो प्रभावित करता है वो आपके जोधा अकबर के सेट प्रभावित करते हैं। जोधा अकबर के बाद उधम सिंह जो फिल्म आई थी उसके सेट बहुत प्रभावित करते हैं। तो आप ये सब फिल्में जरूर देखिए। धन्यवाद। फिल्म सिर्फ एक्टर से नहीं बनती और ना ही सिर्फ कैमरे से। एक फिल्म तब जिंदा होती है जब उसकी दुनिया सच लगती है। हर दीवार, हर दरवाजा, हर रंग और हर खामोशी एक कहानी कहते हैं। इसी दुनिया को सोचना, बनाना और पर्दे पर जिंदा करना ही आर्ट डायरेक्शन है।